हेलो गाइस, मैं संतोष कुमार दांगी। कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इनके ऑब्जेक्टिव के लिए मैं पहले ही अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इनके क्वेश्चन आंसर की। लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी बात, कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है। इसका और भी घातक रूप हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृपया मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र से हाथ सैनिटाइज करें, उसके बाद घर में रहें, सुरक्षित रहें, लोगों के संपर्क में आने से बचें। अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है। वोल्फगैंग पाउली ने एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी परमाणु के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं हो सकते। चारों क्वांटम संख्या है, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या है। तो इसमें केवल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम चाहे एग्जाम्पल नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा। इसके अथवा में है नियॉन तथा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब नियॉन एक उत्कृष्ट गैस है, इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आप क्या करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6। अपभव सिद्धांत के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना है। सबसे पहले कम ऊर्जा वाला कक्षक 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर 2s इससे ज़्यादा ऊर्जा वाला है। फिर उसके बाद 2p कक्षक, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह से हम नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अगला है नियॉन के बाद फास्फोरस। अब फास्फोरस का परमाणु क्रमांक मैं लिख देता हूँ। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं इसका भी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अपभव सिद्धांत के अनुसार ही निकालना पड़ेगा। पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा, उसके पश्चात अधिक ऊर्जा वाले कक्षक। चलिए आगे। अब अगला क्वेश्चन है कि वर्ग 13 यानी आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 13 में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो हम समूह 13 की बात कर लेते हैं। समूह 13, तो इसमें पहला आएगा बोरान, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर आएगा गैलियम, इसके बाद में इंडियम और लास्ट में थेलियम। इस तरह से ये 5 तत्व इस समूह के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इनके परमाणु क्रमांक की बात करें तो बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है। फिर एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होगा। फिर हम गैलियम की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक 31 हो जाएगा। इंडियम की अगर हम बात करें तो 49 इसका परमाणु क्रमांक, और हम थेलियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 81 हो जाएगा। तो वैसे ये समूह 13 के अंतर्गत ये तत्व आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, श्रृंखलन की परिभाषा लिखिए, डिफाइन कैटेनेशन। तो श्रृंखलन जो होता है, आपको बता दें, कार्बन के द्वारा कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाकर श्रृंखला का निर्माण करना श्रृंखलन कहलाता है। जैसे आप लोगों ने IUPAC नामकरण पढ़े हैं, उसमें जैसे CH3, CH2, CH3, इस तरह से भी आपने श्रृंखलाएँ देखी होंगी।
अगर इसकी हम ग्राफीय संरचना की बात करें तो ये कार्बन से कार्बन जुड़ा रहता है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सबसे बड़ी और सबसे लंबी श्रृंखला बनाने का गुण रखता है। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डेड संरचनाएं भी हो सकती है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे तब उन्हें एल्केन कहते हैं, एल्केन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और श्रृंखला बने तो उनका नाम हो जाएगा एल्कीन हो जाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो एल्काइन हो जाएगा। इनके फार्मूले भी होते गाइस। अगर हम बात करें एल्केन की बात करें तो एल्केन का फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2। अगर हम एल्कीन की बात करें तो फार्मूला हो जाएगा CnH2n। एल्काइन का फार्मूला लिख देता हूँ CnH2n-2। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं श्रृंखलन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा बेंजोनाइट की परिभाषा लिखिए। बेंजोनाइट क्या होता है, मतलब परिभाषित करना है हमको, तो बता देता हूँ मैं। अगर हम बेंजोनाइट की बात करें तो बेंजोनाइट ऐसे अणु होते हैं जिनकी रासायनिक संरचना में कम से कम एक बेंजीन रिंग अवश्य होती है। एक बेंजीन अंगूठी एक चक्रीय संरचना है जिसके 6 सदस्यों के रूप में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। इसमें 3 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड एक वैकल्पिक पैटर्न में व्यवस्थित रहते हैं। आप लोगों ने बेंजीन की संरचना तो देखी है अभी। इस तरह से बेंजीन की चक्रीय संरचना होती है और इसे इसमें रिंग लगी होती है। अगर इसको हम खोल के देखें तो इस तरह से हम बना सकते हैं कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, अब हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं इस तरह से। और इसमें 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। इसे बेंजामाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्यूट 2 इन के समपक्षी तथा विपक्ष ज्यामिति को समझाइए। मतलब इसके ट्रांसिस आइसोमरिज्म की बात चल रही है, तो इसको समझ लेते हैं। अगर हम बात करें तो इसका संरचना मैं बना देता हूँ। डबल बॉन्ड CH3 तो ये जो इसकी संरचना होगी इसका नाम है सिस 2 ब्यूटेन, क्योंकि इसमें दोनों CH3 एक ही सिग्मा में है इसलिए इसे सिस आइसोमर कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांस आइसोमर की, तो C डबल बॉन्ड CH3 आ जाएगा, H आ जाएगा। इसे हम कहते हैं ट्रांस टू ब्यूटीन आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए हम ब्यूटीन इसको लिख देंगे। हम सिस टू ब्यूटीन इसे भी सही कर लेंगे।
इस तरह से हम इनके नाम लिख सकते हैं। अब अगला था सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो सीमांत अभिकर्मक में हम बात कर लें जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो क्रियाकारक भाग लेते हैं, इनमें से एक क्रियाकारक कम मात्रा में तथा दूसरा क्रियाकारक अधिक मात्रा में है। तो जो क्रियाकारक कम मात्रा में होता है वह पहले समाप्त हो जाएगा। वह क्रियाकारक जो पहले समाप्त हुआ है वह क्रियाकारक क्रियाफल बनने की सीमा निर्धारित करता है, अतः कम मात्रा वाले इस क्रियाकारक को ही सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन है निम्न के मोल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। एक यौगिक हमारे पास है CH4। अब आपको इसके एटॉमिक मास के बारे में जानकारी होना जरूरी है, परमाणु द्रव्यमान के बारे में। अब एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। जो कार्बन परमाणु होता है उसका परमाणु भार होता है 12, और एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 रहेगा, तो 4 के ये हो जाएंगे 4। तो 12 और 4 जोड़ लेते हैं, तो CH4 का अणु द्रव्यमान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है NH3। अब नाइट्रोजन का परमाणु भार जो होता है वो हो जाएगा 14, प्लस 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा। इस तरह से हम इसका 17 निकाल सकते हैं। अगला है NaCl। सोडियम परमाणु का परमाणु भार होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएंगे 58.5। इस तरह से हम इनके मोल द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अगला है हुंड का नियम क्या है, उदाहरण लिखिए। हुंड नामक वैज्ञानिक ने हमें ये बताया था कि परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, मतलब उनके युग्मन कैसे कराए जाते हैं। तो हुंड ने बताया कि सबसे पहले कम, मतलब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाना चाहिए। अगर फिर कोई रिक्त कक्षक बचता है तो हम उनका युग्मन कराएंगे। जैसे हम एस कक्षक की बात कर लें, चूँकि एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो पहले एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, फिर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अगर हम पी कक्षक की बात करें तो पी कक्षक में 3 कक्ष होते हैं, PX, PY और PZ। तो पहले अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम उनको कैसे भरें, ये हमको हुंड के नियम से पता चलता है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर और PZ। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं तो हम क्या करते हैं कि सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 1, 2, 3। अगर बच जाते हैं तो फिर हम उनकी पेयरिंग करा सकते हैं। तो इस तरह से हम हुंड के नियम द्वारा। अब उन्होंने कहा कि हुंड का नियम लिखिए, वो उदाहरण भी लिखिए। तो आप चाहो तो हुंड का नियम लिख सकते हैं कि परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के जोड़े तब तक नहीं बनते हैं जब तक आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई कक्ष रिक्त ना बचे। तो इस तरह से हम लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्ष और कक्षक में कोई 3 अंतर लिखिए। तो गाइस आपने पढ़ी रखा होगा ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। 3 अंतर के बारे में बात करेंगे। पहला है कक्ष के बारे में। यह नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में ही घूमते हैं। और कक्षक की अगर हम बात करें तो यह त्रिविमीय अंतरिक्ष का नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हम बता सकते हैं कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कक्ष जो होते हैं वृत्ताकार,
अथवा दीर्घवृत्ताकार भी हो सकते हैं। लेकिन कक्षकों के बारे में अगर हम बात करें तो ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कुछ कक्षक की बात करें तो गोल आकृति के भी होते हैं, कुछ कक्षकों की बात करें तो डमरू के जैसे भी होते हैं, कुछ कक्षकों की अगर हम बात करें तो डबल डमरू के जैसी भी आकृति इनकी पाई जाती है। तो ये अलग अलग कक्षकों की अलग अलग आकृति होती है। यह मुख्य रूप से 4 भागों में इसे बांट दिया गया है। एस कक्षक, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल तथा और एफ ऑर्बिटल। इस तरह से हम इनको बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ये इलेक्ट्रॉन के एक तल में गति को प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन किस तरह से गति करते हैं? तो कक्षकों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के वेग को त्रिविमीय क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग व कितने आवर्त हैं? तो बहुत सिंपल सा नियम है। आधुनिक आवर्त नियम मोसले के द्वारा दिया गया। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो हम बता सकते हैं कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि एक निश्चित परमाणु क्रमांक के बाद में उसी गुण वाला तत्व समूह में आएगा या उस तत्व की पुनरावृत्ति होती है। यह मोसले के नियम के आधार पर बताया गया है। अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने? तो वर्ग और आवर्त के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी आड़ी जो लाइनें होती हैं उन्हें वर्ग कहा जाता है, उन्हें आवर्त कहते हैं। और इसे खड़ी लाइनों को वर्ग कहते हैं। मतलब इन्हें वर्ग और आवर्त इस तरह से कहा जाता है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं तो हम बता दें कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। इस तरह से भी इसका आंसर हम लिख सकते हैं। अगला है बाकी के हम अगले वीडियो में बात करने वाले, अभी पढ़ ही रहते हैं। चलो समूह या वर्ग 17 के तीसरे आवर्तन में उपस्थित तत्वों का नाम, परमाणु क्रमांक व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो समूह 17 के तीसरे आवर्तन में उपस्थित कौन सा तत्व है? अब हम बात करते हैं समूह 17 की। इस तरह से हम बना लें समूह 17 इस तरह से। तो पहला तत्व तो फ्लोरीन होता है, दूसरा क्लोरीन है, तीसरा ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन है। तो हम जानते हैं कि पहले वर्ग में केवल 2 तत्वों को ही रखा गया है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम होता है। दूसरे अगर हम आवर्ती की बात करें तो उसमें फ्लोरीन रखा गया है, समूह 17 की बात करें। और जो तीसरा आवर्त है उसमें हम क्लोरीन को रखा गया है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 17। तो हम इस तरह से तत्वों का नाम हमको पता चल गया। अब इसका परमाणु क्रमांक भी हमने 17 लिख दिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो हम क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देते हैं आप सिद्धांत के अनुसार। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इस तरह से भी इस क्वेश्चन का आंसर हम
वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं ऐसे आपके लिए वीडियो बनाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हम लोगों का भी क्या है, मोराल बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।